नमस्कार, मेरा नाम है मोहित अवस्थी और आप देख रहे हैं गांव गजट। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच ग्राम पंचायत चुनाव कराए गए और अब गांव की अपनी सरकार बन चुकी है। अब आगे किस तरह से पंचायतें काम करेंगी, वार्ड मेंबर और प्रधान के क्या अधिकार हैं, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हैं चंद्रशेखर प्राण जी, जो तीसरी सरकार अभियान के संस्थापक हैं और पिछले कई सालों से ग्राम पंचायतों पर काम कर रहे हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव के बाद अब आगे किस तरह से पंचायतें काम करेंगी? वास्तव में पंचायतों का नोटिफिकेशन भी हो गया। बहुत सारी कई हजार ग्राम पंचायतें थी जिनमें वार्ड मेंबर की पर्याप्त संख्या नहीं थी, तो उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, उनका गठन नहीं हुआ था। लेकिन अभी 12 तारीख को फिर से चुनाव हुआ, 12 जून को, और उसके बाद वो पंचायतें भी, तो इस तरह लगभग 58,000 ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश में इस समय गठित हो चुकी हैं और अब उनका काम शुरू हो गया है एक तरह से। पिछले 27 मई को तो पहली बैठक इनकी हो गई थी और जो अब गठित हुई है उनकी बैठक अगले कुछ दिनों में हो जाएगी। पहली बैठक में इन लोगों ने 2 काम किया था। पहला काम तो ये किया था पंचायतों ने कि उन्होंने अपनी जो कमेटियां बनती हैं पंचायतों की, उत्तर प्रदेश अधिनियम में 6 कमेटियां बनाने का प्रावधान है। ये 6 कमेटियां बनेंगी और इन कमेटियों में वार्ड मेंबर्स होंगे। सारी कमेटियों में एक कमेटी में 6 सदस्य होते हैं जो वार्ड मेंबर ही होते हैं। तो एक एक वार्ड मेंबर को लगभग 2 से 3 कमेटियों में मौका मिलता है रहने का, वो होते हैं 2 से। और इन कमेटियों का भी चुनाव होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई इनको नामित कर देता है। इन कमेटियों का भी बाकायदा वार्ड मेंबर अपने बीच से ही आपस में ही बैठ के तय करते हैं कि कौन किस कमेटी में जाएगा। नियम यही कहता है। उसके बाद 3 कमेटियां ऐसी हैं जिनका सभापति जो होता है वो प्रधान होता है, खुद नामित, वो एक तरह से पदेन होता है, ऐसा हो गया है। एक तो प्रशासनिक समिति है जो उसका होता है, नियोजन समिति का वो होता है, प्लानिंग कमेटी जो होती है, और शिक्षा समिति का होता है, निर्माण समिति है, और एक तरह से स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति है, और तीसरी समिति है जल प्रबंधन की। इन तीनों समितियों में वार्ड मेंबर जो है वो सभापति होता है और वार्ड मेंबर उसको अपने बीच से चुना करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि 27 मई को जो पहली बैठक हुई थी उसमें इस तरह का निर्देश था उत्तर प्रदेश सरकार का कि कमेटियों का गठन कर लिया जाए। तो कमेटियां गठित हुई ज़्यादातर जगहों पर। अभी ये जो नई पंचायतें अब बनी हैं, गठित हुई हैं, जिनका गठन हुआ है, यहाँ भी अब इस प्रोसेस को शुरू करेंगे आगे। ऐसे कुछ जो नहीं इस तरह से प्रभावित थी। अब दूसरा एक और इनको एजेंडा दिया गया था कि इस समय कोरोना का संकट चल रहा है, तो पंचायतें मुख्य रूप से अपने कोरोना संकट से कैसे गांव को बचा सकती हैं, इसके लिए उनको रणनीति तय करनी चाहिए, सुझाव देना चाहिए। तो उस दिशा में पंचायतों को सक्रिय किया जा रहा है। तीसरा कि अभी जैसे हमें पता है कि पिछले साल नवंबर में ही पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो गया था, नवंबर 2020 में, तो प्रशासक नियुक्त कर दिया गया था। तो स्वाभाविक है पंचायत का ना होना और प्रशासक का नियुक्त होना, ऐसी स्थिति में बहुत सारे काम नहीं हुए हैं। तो पिछले साल का बजट भी पड़ा हुआ है, पैसा भी पड़ा हुआ है। तो अब इस साल निश्चित रूप से इन पंचायतों को अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना का पुनरावलोकन करना पड़ेगा, उसे ठीक करना पड़ेगा, गांव की और जो समस्याएं हैं उसके बारे में विचार करना होगा, और इधर जो तात्कालिक आवश्यकताएं हैं और राज्य सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, क्योंकि राज्य सरकार के सारे जो ग्रामीण विकास के काम हैं वो पंचायतों के माध्यम से ही संचालित होने हैं। तो स्वाभाविक है कि ये भी एक जिम्मेदारी पंचायतों की है, अपनी योजना बनाने की तो है ही है, ये भी जिम्मेदारी है। तो आगे आने वाले दिनों में पंचायतों को इस काम में लगना होगा। सर, ऐसा देखा जाता है कि पंचायत चुनाव के बाद प्रधानों को ही सर्वे सर्वा माना जाता है और पंचायतें प्रधान सेंट्रिक हो जाती हैं।
और जी। वार्ड मेंबर्स का कोई रोल नहीं रह जाता। तो ऐसा जी। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे 3-4 वजहें थी। सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि पंचायती राज सिस्टम जो है और इसका जो संवैधानिक स्वरूप बना है और अधिनियमगत जो स्वरूप बना है, इसके बारे में प्रॉपर जानकारी, जिसको कह लीजिए सही तरीके से जानकारी, नीचे के स्तर तक अभी तक नहीं पहुंची है। ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग दी जाती है, कभी बातें होती हैं, लेकिन दोनों तरफ से है, सरकार की तरफ से भी और सामाजिक उस तरह से प्रयास नहीं हुआ जैसा किया जाना चाहिए था। दूसरी तरफ से ये भी था कि अभी तक जो परंपरा रही ना, जैसा चलता आया है तो उसमें ज्यादातर प्रधान ही मुख्य हो जाया करता है। उसके भी अपने 2-3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि उत्तर प्रदेश की जो चुनाव पद्धति, ये प्रधान के चुनने की का जो तरीका है, वो तरीका ये है कि पूरा गांव जो है वो प्रधान को मतदान करेगा और उसके आधार पर चुना जाएगा। वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाता है। तो स्वाभाविक रूप से वो एक बड़ी स्थिति में वो पूरे गांव द्वारा चुना जाता है, सारे गांव के साथ उसका संपर्क बनता है। एक तो ये हो जाता है। दूसरा ये होता है कि जानकारी के अभाव में प्रधान जो है वही सारा काम करता है, और वो थोड़ा सा अधिकारियों के लिए भी सुविधाजनक होता है कि एक प्रधान के थ्रू सारा काम करवा रहे हैं अपना, तो वही लाइमलाइट में रहता है। उसकी वजह से वार्ड मेंबर को बड़ा उपेक्षित सा हो जाया करता था। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राज्य सरकार ने भी तय किया है कि अधिनियम में जो समितियां बनाई गई हैं, राज्य सरकार के जो अपर मुख्य सचिव हैं मनोज कुमार सिंह जी, जब तीसरी सरकार अभियान ने इस पर अपना वीडियो जारी किया था, ठीक उसके बाद उनका एक स्टेटमेंट आया था। उन्होंने कहा था कि अब की बार राज्य सरकार जो है समितियों को सक्रिय करेगी, जिससे कि विकास की गति तेज हो सके। तो जब समितियां सक्रिय की जाएंगी तो स्वाभाविक है समितियों के माध्यम से ही वार्ड मेंबर को पंचायत में भागीदारी बनती है, ग्राम पंचायत में। और शासनादेश और नियमावली तो ये कहती है कि जितने भी तरह के काम हैं जो जिस कमेटी से संबंधित हैं, समिति के द्वारा ही क्रियान्वित कराए जाने चाहिए। तो स्वाभाविक है कि समितियों की जब भूमिका बढ़ेगी तो सदस्यों की भूमिका भी उसके साथ बढ़ेगी। कई राज्यों में ऐसा होता है, जो मैं कह रहा था कि वयस्क मताधिकार के कारण जो डायरेक्ट अध्यक्ष चुना जाता है, उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में सीधे चुनाव होता है, इसीलिए वन मैन शो बन करके पंचायतें ज्यादा रह गई हैं। और जानकारी का अभाव है एक तो सबसे बड़ा कारण। दूसरा ये रहा कि जानकारी के अभाव के कारण और वार्ड मेंबर का महत्व न होने के कारण ऐसे लोग वार्ड मेंबर के रूप में चुने जाते हैं या आते हैं, अरुचि हो गई है लोगों की, तो जो निरक्षर होते हैं ज्यादातर। अभी मैं देख रहा था इसी बार तमाम ऐसे ब्लॉक हैं कि उस ब्लॉक में जितने वार्ड मेंबर हैं उसमें 80% निरक्षर वार्ड मेंबर हैं, 80%। तो आप ये कल्पना करिए कि कैसे मतलब उनमें सक्रियता आ सकती है। स्वाभाविक है कि वो रबर स्टैंप के रूप में। और वैसे भी देखिए कि लगभग 7,40,000 वार्ड में 34,000 वार्ड मेंबरों में से 5 लाख से ज्यादा वार्ड मेंबर निर्विरोध चुने गए हैं। लगभग 5.5 लाख वार्ड मेंबर निर्विरोध चुने गए हैं। तो निर्विरोध चुने जाना अपने आप में कहता है कि लोगों में कोई रुचि नहीं, एक आदमी खड़ा हो गया, वही चुन लिया गया। लाखों पद खाली रह गए थे, उन पर दोबारा चुनाव हुआ और उनमें भी अधिकांश निर्विरोध चुने गए जब दोबारा भी चुनाव हुआ। तो एक ये है। दूसरा ये है कि जो मैं उधर कह रहा था कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पहले वार्ड मेंबर चुने जाते हैं और वार्ड मेंबर ही अपना अध्यक्ष चुनते हैं। वहां अध्यक्ष डायरेक्ट नहीं चुना जाता, जैसे केरल है, पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। तो जहां वार्ड मेंबर प्रधान का चुनाव करते हैं या वार्ड मेंबर सरपंच का चुनाव करते हैं, तो स्वाभाविक है वहां वार्ड मेंबर का महत्व होगा और वार्ड मेंबर की एक वैल्यू बनेगी। और गांव वाला जो है वो तो वार्ड मेंबर को ही जानेगा, क्योंकि उसने तो उन्हीं को चुना है, उसने प्रधान को तो चुना नहीं है। तो वहां पर एकदम अलग स्थिति है। और जहां ऐसा होता है यहाँ, लेकिन अब की बार 2-3 कारणों से ये स्थिति नहीं रह जाए, कम मतलब हमें नहीं कहते एकदम खत्म हो जाएगी, सुधार आएगा। एक तो ये कि जो तीसरी सरकार अभियान और दूसरे सामाजिक संगठनों ने एक पूरा अभियान चलाया चुनाव के समय में कि वार्ड मेंबर के लिए
लोग निकल करके आए, अच्छे लोग आए और एक जागरूकता पैदा की, उसका परिणाम ये हुआ है। और आपका भी आपके चैनल से भी एक वीडियो गया है ऑलरेडी, बहुत सारे वीडियो जारी हुए हैं हमारे, कुछ वीडियो हैं जिनको लगभग 2-2 लाख लोगों ने देखा है। तो ये जो वीडियो जारी हुए या जो वीडियो गए और हम लोगों ने भी जो पॉडकास्ट और जो मैसेजेस दिए, उससे ये परिणाम हुआ है कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, बहुत सारे लोग, एक बड़ी संख्या में, जिसको आप कहिए कि इंटरमीडिएट पास, बीए पास, एमए पास, वकील, डॉक्टर, ऐसे लोग वार्ड मेंबर बने हैं। और वार्ड मेंबरों में बड़ी जागृति आई है, विशेषकर समितियों के प्रति। इसलिए थोड़ा शुरुआती दौर में विवाद भी खड़ा हुआ है समितियों के गठन को लेकर के। पहले तो प्रधान और सेक्रेटरी खुद ही नामित कर देते थे, पता ही नहीं चलता था। अब की बार सबने कहा चुनाव हो चुकी, सबको इसकी पता हो गई है, तो इसलिए थोड़ी स्थिति बदलेगी अब की बार, वार्ड मेंबर की भी और समितियों के काम की भी। जैसा कि आपने बताया, जानकारी का अभाव है, वार्ड मेंबर अपने अधिकार नहीं जान पा रहे हैं। तो सर, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि वार्ड मेंबर के मुख्य रूप से क्या अधिकार है? देखिए पहली चीज तो यह है कि वार्ड मेंबर की 3 भूमिका है मोटे तौर से। पहली भूमिका है कि वो अपने वार्ड का नेता होता है, मतलब जिस वार्ड से वो चुना जाता है उसका लीडर हो गया ना एक तरह से। दूसरी भूमिका है कि वो ग्राम पंचायत का सम्मानित सदस्य होता है। ग्राम पंचायत मंत्रिमंडल है गांव सरकार की। तो जो भी अधिकार मिला है अधिनियम में या संविधान के निर्देशों में, वो सारे अधिकार ग्राम पंचायत को मिले हैं। और ग्राम पंचायत को मिले हैं तो वो सामूहिक रूप से अधिकार मिले हैं ना, किसी एक पद या एक व्यक्ति को नहीं मिला है, वो पूरी की पूरी ग्राम पंचायत को मिला है। और ग्राम पंचायत बनती है ग्राम पंचायत सदस्यों से। एक तो इसलिए उसका महत्व है, उसका अधिकार, ग्राम पंचायत के सारे अधिकार एक तरह से उसमें उसकी भागीदारी हो, उसकी भी भागीदारी है। तीसरा, वो कमेटियों का सदस्य होता है जहां क्रियान्वयन का अधिकार है जिन कमेटियों को। और दूसरा कि 3 कमेटियों का उनमें से कोई सभापति होता है। तो स्वाभाविक रूप से ये उसको अधिकार है और ये उसकी अलग अलग भूमिका है। अब वार्ड के नेता होने के नाते उसके अधिकारों की कोई सीमा नहीं है। वो अपने वार्ड में कभी भी मीटिंग, वार्ड सभा बुला सकता है, वार्ड के लोगों के लिए पूरा उनकी एडवोकेसी कर सकता है, उनके हितों के लिए वो कहीं भी कोई चीज रख सकता है। एक लीडर की कोई सीमा नहीं होती ना, वो तो अपने दायरे में जितने का लीडर है, अगर उसकी जितनी क्षमता है उतनी क्षमता से वो काम कर सकता है अपने क्षेत्र में। एक चीज। दूसरा ये है कि ग्राम पंचायत के होने के नाते ग्राम पंचायत के हर निर्णय में, ग्राम पंचायत के हर चीजों में उसकी भागीदारी है। ग्राम सभा में अपने वार्ड सभा के लोगों को लेकर जब जाता है तो वहां भी उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, ग्राम सभा में भी। और कमेटियों में जहां है वहां तो है ही है। सिर्फ उसको अपनी सक्रिय भूमिका निभानी है और पंचायती राज सिस्टम के बारे में, नियम के बारे में, अधिनियम के बारे में ठीक से उसको जानने की आवश्यकता है। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि 73वें संविधान संशोधन के बाद ये तय किया गया कि गांव के बारे में कुछ सोचने का, निर्णय लेने का और गांव के बारे में कुछ करने, गांव के लिए कुछ करने का अधिकार पंचायतों के पास है। लेकिन आज क्या स्थिति है और कितनी बदली है ये स्थिति? देखिए, 2 चीजें हैं। जैसे जैसे मैंने पहले भी बताया था कि संविधान ने पंचायतों को 2 जिम्मेदारी दी है सेल्फ गवर्नमेंट की, और राज्य सरकारों से कहा है कि उनको इसी दायरे में उनको अधिकार और दायित्व सौंपे जाएं। इसी बात के लिए पहला दिया था कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाएगी, पहला काम सौंपा है, और फिर उसको क्रियान्वित करेगी। दूसरा उसने दिया है कि जो केंद्र और राज्य सरकार की स्कीमें हैं उन स्कीमों का वो क्रियान्वयन करेगी। तो देखिए, ये जो आपने 3 शब्दों का प्रयोग किया, विचार करना, निर्णय लेना और करना, तो मोटे तौर से जो विचार और निर्णय का कार्य है, ये योजना बनाने में, मतलब प्लान बनाने में, जरूरतों को समझने में, जब जरूरतें समझ में आती हैं तो उस पर विचार किया जाता है सामूहिक रूप से बैठ करके। विचार करने के बाद निर्णय लिया जाता है कि अब कौन सा हमें प्लान बनाना है, कौन सी स्कीम लागू करनी है, कौन सा काम करना है, कैसे स्कीम बनानी है। ये एक लेवल हो गया। और जब ये बन जाती है तो इसको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो है क्या कि जो केंद्र और राज्य सरकार की स्कीमों का काम है उसमें तो विचार और निर्णय का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार के स्कीमों में
तो सारा विचार दिल्ली में बैठ के किया जाता है कि भैया गांव को कैसे साफ करना है, स्वच्छता कैसे आएगी, ये दिल्ली में तय होता है और वहीं पर निर्णय ले लिए जाते हैं, प्लान बना करके गांव भेज दिया जाता है। तो वहां तो इम्प्लीमेंट करना है, निर्णय की गुंजाइश ही नहीं रह गई, विचार और निर्णय की। जैसा कह दिया है वैसे आपको करना है, तो वहां पर ये नहीं मिल पाता। लेकिन जहां पर खुद गांव को अपनी स्कीम बनाने का अवसर मिलता है, पंचायत या ग्राम सभा खुद स्कीम बनाती है, वहां पर ये तीनों अवसर मिलते हैं। तो अभी 14वें वित्त आयोग से और 15वें वित्त आयोग, अब तो 15वां वित्त आयोग आ गया है, मतलब एक अनटाइट फंड, मतलब खुला पैसा जिसमें जिसको बांधा नहीं गया है, टाइट नहीं किया गया है कि आप यहीं खर्च करेंगे यहीं खर्च करेंगे। एक हिस्सा जो है तीसरी सरकार का या गांव सरकार का, वो हिस्सा भारत के वित्त आयोग से और राज्य के वित्त आयोग से वो आवंटित होता है और वो पैसा आ रहा है अब गांव में। उसमें जब उस पैसे को लेकर के जब गांव में बैठा जाता है, तब वहां पर सोचने का अधिकार भी पंचायत के पास है, निर्णय लेने का अधिकार भी है और करने का अधिकार भी है। अब बार बार ये कहा जा रहा है भारत सरकार की तरफ से कि अनावश्यक स्कीमें, सारी स्कीमें राज्य और केंद्र सरकार न बनाए, बल्कि कोशिश ये करे कि अब वो इनको बजट दिया जाए और इनको ही कहा जाए कि ये अपनी जरूरत के हिसाब से स्कीमें बनाए। तो जैसे जैसे ये प्रवाह आगे आएगा वैसे ये अवसर बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये तभी संभव है जबकि पंचायत के सदस्य और पंचायत का प्रधान, ये दोनों लोग इस लायक अपने को, जैसे कहते हैं ना कि वो कुशलता, वो कौशल भी आना होगा ना, और वो एक तरह से जागरूकता, कुशलता, उसकी जानकारी, इसका जितना बढ़ता जाएगा उसी औसत में ये चीजें बढ़ेंगी, उसी के समानांतर। और उधर सरकार को भी मजबूरन फिर इनको अधिक से अधिक निर्णय के अधिकार देने होंगे। सर, पंचायती राज व्यवस्था का की स्थापना जिस उद्देश्य के साथ किया गया था, क्या वो उद्देश्य आज पूरे हो पाए हैं? नहीं, अभी तो नहीं पूरे हुए हैं। अभी तो ये सच्चाई तो ये है कि जिस उद्देश्य से किया गया है उस उद्देश्य की गांव को ठीक से जानकारी भी अभी नहीं दी गई है। कभी प्रतिनिधियों को नहीं पता है। प्रतिनिधि तो, प्रधान तो यही जानता है कि कुछ स्कीमें आएंगी, उसी स्कीमों का हमें चलाना है। इस स्कीमों को चलाने के लिए पंचायत का नहीं था। पंचायत को तो इस उद्देश्य से रखा गया था कि जब पंचायतें, चूंकि देखिए दोनों तरह से देख लीजिए, एक तो ये देख लीजिए कि अगर निर्णय सारे दिल्ली और लखनऊ में होते हैं तो वो निर्णय गांव के अनुकूल नहीं होते, स्वाभाविक है। हर गांव की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, अपनी अपनी जरूरतें हैं। तो इसीलिए माना यह गया कि, और वो देखा गया कि आजादी के बाद जितने साल बीते उन सालों में ये देखा गया कि विकास का जो पैमाना और जिस तरह से चले वो नीचे तक, एक तो उनके अनुकूल स्कीमें नहीं जा रही हैं, दूसरे ठीक से स्कीमें पहुंच नहीं पा रही हैं, तो लोगों को ठीक से लाभ नहीं मिल रहा है, पैसे का भी दुरुपयोग हो रहा है। तो सबका तरीका जो निकाला गया तो वो ये निकाला गया कि ये गांव में अगर होगा तभी होगा। इसी को तो स्वराज्य कहते हैं ना, यही तो आजादी है। मान लीजिए ब्रिटिश पार्लियामेंट जब बनाती थी भारत के बारे में तो भारत गुलाम होता था और भारत के अनुकूल नहीं था। ठीक उसी तरह माना यह जाता है कि हम लोगों की जितनी भागीदारी ले सकेंगे, जिनकी समस्याएं हैं, जिनकी जरूरतें हैं, वही बैठकर उसके बारे में चिन्हित करेंगे, उसकी पहचान करेंगे और उसके बारे में विचार करेंगे और उसके लिए प्लान करेंगे, वो उतना ही बेहतर होगा। और ये तभी संभव है जब हम ग्रास रूट लेवल पर माइक्रो प्लानिंग को प्रोत्साहित करेंगे, और ये पंचायतों के माध्यम से ही संभव हो सकता है। तो पंचायत का मुख्य उद्देश्य ये था। दूसरा ये था कि हर आदमी इस देश में, वो खुद सरकार है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो लोकतंत्र में जब जनता ही सरकार है, नागरिक ही सरकार है, मतदाता के रूप में वो सरकार बनाता है और पंचायत के एक लीडर के रूप में और ग्राम सभा सदस्य के रूप में वो सरकार चलाता है। तो सच्चा लोकतंत्र, सच्ची आजादी, इसका भी यही है। तभी गांधी कहते थे गांव को आजादी चाहिए। कहते थे ना कि देश आजाद हो गया है लेकिन भारत के अभी 7 लाख गांव गुलाम हैं। वो कहते थे कि आजादी की लड़ाई तो ग्राम स्वराज्य के लिए लड़ी गई थी। तो एक तो आजादी गांव की, एक तरह से लोगों की आजादी, और आजादी का ये मतलब नहीं है कि वो राज्य की सीमा से या
देश की सीमा से अलग जाते हैं, सब अपने अपने दायरे में अपनी आजादी का उपयोग करते हैं ना। जैसे एक परिवार अपनी आजादी का उपयोग अपने परिवार के अंदर करता है ना, पड़ोसी को छत पहुंचा, उसकी आजादी अगर पड़ोसी को नुकसान पहुंचा रही है तो वो आजादी आजादी नहीं होती फिर। इसी तरह एक व्यक्ति की आजादी दूसरे व्यक्ति की आजादी के लिए बाधक नहीं होनी चाहिए, ठीक उसी तरह एक गांव की आजादी दूसरे गांव के लिए बाधक नहीं होगी। तो सबकी अपनी सीमाएं होती हैं। एक देश की आजादी जो है दूसरे देश की आजादी को बाधित नहीं कर सकती, करेगी तो आप देखिए उसका कितना विरोध शुरू हो जाता है। तो आजादी जब हम कहते हैं गांव की आजादी, तो गांव की सीमा में गांव की जरूरतों के मुताबिक सोचने की आजादी, निर्णय लेने की आजादी और करने की आजादी, ये इसी के लिए पंचायती राज का उद्देश्य तय किया गया, पंचायती राज बना। और जैसा मैंने कहा कि इसके लिए और लोगों की सहभागिता के लिए। जी, गांव समाज के लिए पंचायतों का कितना महत्व है? बहुत महत्व है, इसलिए कि जब हम गांव समाज कहते हैं ना, तो समाज जो होता है वो संबंध होता है ना। समाज तो एक रिश्ता है ना, समाज संबंधों का जाल है। और पंचायतों का जो पूरा का पूरा इतिहास है वो संबंधों के बचाने का इतिहास है। यही तो था ना, पंचायत तो ऐसे अचानक नहीं आई ना। पंचायत ये हुई कि पहले भाई समाज काम कर रहा था, समाज में रिश्ते बिगड़ने शुरू हुए, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी, परिवार को मिला करके पड़ोस बना और पड़ोस और परिवार मिलकर गांव बनाए। तो जब परिवार के संबंधों में बिखराव आया तो लोग बैठ करके उसको तय करने लगे, उसी को हम पंचायत कहे। मतलब उन्होंने संबंधों को बिगड़ने से बचा लिया, तोड़ने से बचा, टूटने से बचा लिया। ठीक उसी तरह पड़ोस के साथ हुआ। तो पंचायत तो बनी ही स्वतः स्फूर्त अपने आप इन्हीं संबंधों को बचाने के लिए। आज भी भारत का गांव, भारत की संस्कृति तो भारत के गांव समाज में है ना, संबंधों की संस्कृति। और ये आज तक इसीलिए बची है कि पंचायत इसको बचाती आई है। लेकिन अब आज की पंचायतें इसको पंचायतों का चुनाव, पंचायतों के डेवलपमेंट का नमूना, ये सारी चीजें अब तोड़ रही हैं। तो ये एक पुनर्विचार का विषय है कि जो पंचायत गांव समाज को हजारों वर्षों से बचाती आई है, परिवार और पड़ोस को संरक्षित करती आई है, वो पंचायत आज संबंधों के विरोध में खड़ी हुई दिखाई पड़ रही है, संबंधों के टूटन का कारण बन रही है। तो पंचायतों में कहीं कोई, जिसको कहते हैं ना, कोई ऐसा गुणात्मक, मतलब ऐसा कोई गड़बड़ी उसके सिस्टम में आ गई है जिसको ठीक करने की आवश्यकता है। तो इस पर हम लोग भी चर्चाएं कर रहे हैं, सरकार से भी बातचीत हो रही है कि कैसे चुनाव पद्धति को ठीक किया जाए, पंचायतों की चुनाव पद्धति, जो गांव में गुटबाजी होती है वो कैसे रुक सकती है, डेवलपमेंट में अधिक से अधिक गांव को कैसे स्वायत्तता दी जाए जिससे विकास वही हो जो गांव के अनुकूल हो। अगर ये सारी चीजें होंगी तो गांव में वो समाज एक बार फिर से आपस में जुड़ेगा, फिर से वो समुदाय सुरक्षित रहेगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ग्राम पंचायतों से जुड़े कई मुद्दों पर जानकारी दी। मुझे पूरी उम्मीद है कि वार्ड मेंबर और प्रधान अपने अधिकारों को समझेंगे और गांव के विकास के लिए बहुत कुछ करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम इस कार्यक्रम को आज यहीं समाप्त करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।